Market Ratios, Part 2. In this module, we'll see that how some of the market ratios are calculated, what is their formula, and how do we calculate those amounts which are actually inserted in those formula to get these ratios. We'll start with earnings per share. We have already discussed that earning per share is actually not a percentage ratio, but this ratio is in dollars or rupees amount. So it gives us an absolute amount. यानी हम इसे यूं कह सकते हैं कि it is an absolute measure. So earning per share will always be in some monetary units and not in percentage. To calculate earnings per share, we need to know what is the number of outstanding shares. The term outstanding shares actually refers to the shares which are issued by a company and which are out there in the market. इसके अगेंस्ट एक टर्म यूज की जाती है जिसे ट्रेजरी स्टॉक कहा जाता है. जब एक कंपनी अपने शेयर्स इशू कर देती है तो वो उन शेयर्स को, यानी वी आर रेफरिंग टू द कॉमन शेयर्स, दोबारा से खरीद कर कैंसिल नहीं कर सकती. यानी दीज आर नॉट रिडीमेबल, दीज आर नॉट कैंसिलेबल. ये हमेशा हमेशा के लिए इशूड रहते हैं. लेकिन कंपनी अपने ही शेयर्स खरीद के अपने पास ज़रूर रख सकती है, जिसको हम ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं. तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो शेयर्स हैं कि जो इशूड शेयर्स में से ट्रेजरी स्टॉक को माइनस करके हमारे पास आते हैं. यानी वो शेयर्स जो इस वक्त मार्केट में शेयर होल्डर्स के पास अवेलेबल हैं. द फॉर्मूला टू कैलकुलेट earnings per share is profit after tax. This is that amount of profit which is available to the shareholders, and when we divide it with the number of outstanding shares, we get earnings per share. Let's take up an example. If profit after tax is 100,000 rupees and the outstanding shares are 200,000, then earning per share will be 100,000 divided by 200,000, that is 0.5 rupees per share. यानी इस साल इस कंपनी ने अपने हर एक इशू किए हुए शेयर के अगेंस्ट 0.5 रुपीज़ या 50 पैसाज अर्न किए हैं. जितनी ये रेशो ज़्यादा होगी उतनी ही फेवरेबल होगी उन तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए जो किसी भी तरह इस कंपनी के साथ वाबस्ता है. A higher ratio is always suitable and favorable. The second ratio under discussion is dividend per share. Dividend per share is also a ratio which is not in percentage but in absolute dollars or rupees. Earning per share की तरह dividend per share का आंसर भी रुपीस या डॉलर के अंदर आता है. ये रेशो हमें क्या बताती है? यानी एक शेयर के अगेंस्ट जो कि आउटस्टैंडिंग शेयर है, अभी हमने डिस्कस किया कि आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होता है, उसके अगेंस्ट इस कंपनी ने कितना डिविडेंड एक साल के अंदर पे किया. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिविडेंड पर शेयर. डिविडेंड के साथ दो टर्म्स कॉमनली आपको सुनने में मिलेंगी. एक है डिविडेंड डिक्लेयर्ड और दूसरी है डिविडेंड पेड. दोनों में बेसिक फ़र्क यह है कि डिविडेंड डिक्लेयर करते वक्त उसको आउटस्टैंडिंग या एक्रूड के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है. यानी अब ये डिविडेंड पेएबल हो गया और मुस्तकबिल में कंपनी इसको कैश की शक्ल में पे कर देगी. तो चाहे डिविडेंड कैश की शक्ल में पे हो या ना हो, हम डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं. यानी द रेलेवेंट अमाउंट फॉर कैलकुलेटिंग डिविडेंड पर शेयर is dividend declared and not dividend paid. The formula for calculating dividend per share is divide the total amount of dividend declared with the number of outstanding shares. Suppose if the company has declared dividend of 500,000 rupees and the outstanding shares are 200,000, then dividing 500,000 with
200,000 gives us 2.5 rupees per share. यानी एक शेयर होल्डर को एक शेयर के अगेंस्ट 2.5 रुपीस कंपनी ने डिविडेंड के तौर पर पे किए हैं. So this is the amount of dividend which is then later on used in some other ratio. आगे चलते हैं और हम अगली रेशो के पर नज़र डालते हैं which is dividend payout ratio. यानी अपनी कमाई हुए प्रॉफिट या अर्निंग में से बिजनेस ने, कंपनी ने कितना डिविडेंड की शक्ल में दे दिया. और ये जो रेशो हमारे पास आती है ये एब्सोल्यूट डॉलर्स और रुपीस में नहीं है बल्कि परसेंटेज में. इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमारे पास अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर की अमाउंट होनी चाहिए, या इसको हम टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेशो एक ही रहेगी. यानी मैं पर शेयर डिविडेंड को पर शेयर अर्निंग से डिवाइड करूं या टोटल डिविडेंड डिक्लेयर्ड को टोटल अर्निंग से डिवाइड करूं, दोनों केसेस में मेरे पास सेम परसेंटेज रिजल्ट आएगा. So the formula for this ratio is DPS over EPS, that is dividend per share over earnings per share. Suppose DPS is 2.5 and earning per share is 5.0. So dividend payout will be 2.5 over 5, which is 0.5 times of 50%. जितनी ये रेशो ज़्यादा होगी शेयर होल्डर्स उतने ही खुश होंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उनको डिविडेंड की शक्ल में दे दिया जाए. कंपनी को कितना डिविडेंड पे करना चाहिए, कितनी रिटेंशन करनी चाहिए, इस डिस्कशन को हम अपने इस सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आगे चल के डिविडेंड पॉलिसी के टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे. और इससे आगे हमारे पास इस मॉड्यूल की आखिरी रेशो है विच इज़ रिटेंशन रेशो. इस रेशो को फ्लो बैक रेशो भी कहा जाता है. यानी जब किसान कोई फसल काटता है तो उस फसल से हासिल किए गए बीजों को इस्तेमाल भी करता है, बेचता भी है, लेकिन इसमें से कुछ बीज वो दोबारा अपनी ज़मीन के अंदर काश्त कर देता है ताकि अगली फसल को हासिल किया जा सके. तो दैट इज़ कॉल्ड प्लोइंग बैक. तो दिस रेशो of retaining profit or plowing back profit in the business to earn more in the future is the ratio which is called retention ratio or plowback ratio. Retention ratio और dividend payout ratio एक दूसरे का opposite हैं. यानी जो profit एक कंपनी कमाती है उसमें से कुछ dividend की शक्ल में दे दिया जाएगा और कुछ retain कर लिया जाएगा. अगर dividend payout ratio बढ़ जाएगी तो रिटेंशन रेशो कम हो जाएगी, और अगर रिटेंशन रेशो को बढ़ाना होगा तो डिविडेंड पे आउट को कम करना पड़ेगा. लेट्स सी द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड और रिटेंशन डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. सो रिटेंशन इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर फ्रॉम अर्निंग पर शेयर. अगर अर्निंग पर शेयर हमारे पास 10 रुपये है और डिविडेंड पर शेयर हमारे पास 4 रुपये है तो रिटेंशन 6 रुपये होगी. एंड द फॉर्मूला इज दिस रिटेंशन डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. सपोज डिविडेंड पर शेयर इज 2 एंड अर्निंग पर शेयर इज 5, तो द रिटेंशन विल बी 5 - 2. यानी 5 रुपये जो कंपनी ने हर शेयर के अगेंस्ट कमाए उसमें से कंपनी ने 2 रुपये डिविडेंड की शक्ल में दे दिए और 3 रुपये कंपनी के पास बच गए हर शेयर के अगेंस्ट. नाउ वी डिवाइड दिस 3 रुपीज़ अमाउंट विद द अर्निंग अमाउंट विच इज़ 5 एंड द आंसर इज़ 0.6 और 60%. यानी कंपनी ने 60% ऑफ द प्रॉफिट है उसे रिटेन कर लिया है अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए. कंपनीज या बिजनेसेस उस वक्त अपनी रिटेंशन रेशो को बढ़ाते हैं जब उन्हें ये नज़र आता है कि उनके बिजनेस के अंदर एक्सपेंड करने की अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, और जब वो ये देखते हैं कि अगर ये प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को दे दिया गया तो वो शायद इससे मज़ीद प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमा सकेंगे,
जितना कि ये कंपनी खुद उनके लिए कमा सकती है. So whenever a company's management believes that reinvesting the amount of profit in their own business will earn more profit in the future for the shareholders, so they would go for higher levels of retention. हम इसके लिए term use करते हैं investment opportunity. Whenever there is an investment opportunity in a business, that business would like to retain the profit and earn a lot of more profit in the future. So this ratio, retention ratio, if it is higher, it may be suitable. If it is lower, then the dividend payout ratio will be higher, and in some cases that will be suitable. It all depends that from whose angle you are looking at it. और जैसा मैंने अभी कहा कि डिविडेंड के हवाले से और रिटेंशन के हवाले से, डिविडेंड पॉलिसी के हवाले से हम डिटेल डिस्कशंस करेंगे, जहाँ पर हम डिविडेंड पॉलिसी का टॉपिक पढ़ेंगे. लेकिन रेशो की कैलकुलेशन इस तरीके से है जैसे हमने यहाँ देखी, और ये रेशो भी परसेंटेज के अंदर या डेसिमल में कैलकुलेट की जाती है.